ओके लेट्स स्टार्ट। 2 to 3 कौन सी क्लास हुई? बायोकेमिस्ट्री। टॉपिक बताइए। केमिस्ट्री ऑफ लिपिड। समझ आ गया ना? सिंपल लिपिड, कंपाउंड लिपिड एंड डिराइव्ड लिपिड, है ना? लिपोप्रोटीन, फॉस्फोलिपिड, वैक्स, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड। हो गया सब कुछ डिस्कस। अच्छा, इससे पहले थ्योरी क्लास कौन सी थी बायोकेमिस्ट्री की? केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट, है ना? तो केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट आप थ्योरी में पढ़ चुके हो। उसमें आपने डिस्कस भी किया होगा डेफिनेशन, इम्पोर्टेंस, फंक्शन एंड क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में देखा होगा कार्बोहाइड्रेट। सबसे पहले डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स में बी डिफाइंड एज polyhydroxy aldehyde or polyhydroxy ketones which produce them on hydrolysis। मतलब polyhydroxy aldehyde और polyhydroxy ketones मीन क्या हुआ? poly मीन्स lot of, है ना, many। hydroxy मीन्स OH, है ना? तो बहुत सारे OH है, लेकिन साथ में क्या है? एल्डिहाइड और कीटोन। क्लियर है? तो उसको क्या बोला अपन ने? कार्बोहाइड्रेट। और जब अपन उसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे, हाइड्रोलाइसिस मीन्स वाटर ऐड करके ब्रेक करेंगे, तो ये जो एल्डिहाइड और कीटोन रिलीज हो जाएगी, है ना, OH, ये सब कुछ। ठीक है ना? तो दिस इज द स्टैंडर्ड डेफिनेशन। वापस रिपीट कर रहा हूँ, याद कर लेना, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का कोई भी क्वेश्चन आता है तो लिखनी होती है आपको, है ना? Carbohydrate may be defined as polyhydroxyaldehyde और polyhydroxyketone which produce them on hydrolysis। फिर उसके बाद में क्लासिफिकेशन भी डिस्कस किया होगा। क्लासिफिकेशन में फर्स्ट ऑफ ऑल मोनोसेकेराइड्स, देन ओलिगोसेकेराइड्स एंड देन पॉलीसेकेराइड्स, है ना? मोनोसेकेराइड मीन्स मोनो प्लस सेकेराइड। सेकेराइड्स इज अ word derived from saccharone, है ना? And saccharone mean, don't laugh, saccharone means sugar unit। ओके तो सिंगल, मोनो मतलब सिंगल, सेकेरोन मीन्स शुगर यूनिट, तो क्या बोलेंगे? सिंगल शुगर यूनिट कंपाउंड इज नोन एज मोनोसेकेराइड, while 2 to 10 sugar unit compounds are known as ओलिगोसेकेराइड। ओलिगो मीन्स 2 to 10, है ना? तो अगर कोई डाई है, ट्राई है, टेट्रा है, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नैना, डेका, जो भी है, 2 to 10 शुगर यूनिट से मिलके अगर बने हैं तो उनको क्या बोलेंगे हम? ओलिगोसेकेराइड। लेकिन ओलिगो में सारे याद नहीं करने, अपने को सिर्फ डाइसेकेराइड पे कंसंट्रेट करना है ना? डाइसेकेराइड जो 2 शुगर यूनिट से मिलके बने हैं, है ना? डाई मतलब ओनली 2, लेकिन रखेंगे ओलिगो की कैटेगरी में। ठीक है, चलो मोनो के एग्जाम्पल क्या है? मोनोसेकेराइड्स के एग्जाम्पल ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मेनोज, गैलेक्टोज, है ना? डाइसेकेराइड के एग्जांपल इंपोर्टेंट की बात कर रहा हूँ मैं। सुक्रोज, फ्रक्टोज, क्या बोल रहे हो? सीक्वेंस से याद रखो बेटा, तो याद इजीली रहेगा और कंफ्यूज भी नहीं होंगे इनकी सब यूनिट्स में। तो सबसे पहले याद रखो माल्टोज। क्यों? क्योंकि माल्टोज इज अ डाइमर ऑफ ग्लूकोज, है ना? माल्टोज, सुक्रोज एंड गैलेक्टोज या लेक्टोज। क्योंकि बच्चे जो गलती कर रहा हूँ वो बता रहा हूँ मैं, यहीं पे क्लियर कर रहा हूँ। अक्सर बच्चे क्या गलती करते हैं? गैलेक्टोज को रख देते हैं डाइसेकेराइड के एग्जांपल में और लेक्टोज को रख देते हैं मोनोसेकेराइड के। हम वो भी चेक करते हैं, उनमें बहुत सारी मिस्टेक्स, कॉमन मिस्टेक है ये, इसीलिए मैंने यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ मैं कि आप ना करें ऐसी मिस्टेक। गैलेक्टोज इज अ मोनोसेकेराइड एंड लेक्टोज इज अ डाइसेकेराइड। तो डाइसेकेराइड कौन कौन से हो गए? माल्टोज, सुक्रोज एंड लैक्टोज। आवाज आ रही है ना? ओके, समझ आ गया? तो डाइसेकेराइड में जो माल्टोज है दैट इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, while सुक्रोज इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। मतलब ग्लूकोज तो तीनों में आएगा, बस सेकेंड यूनिट चेंज हो जाएगी। तो सेकेंड यूनिट माल्टोज में थी ग्लूकोज अगेन, है ना? एंड सुक्रोज के अंदर फ्रक्टोज आ गया और लैक्टोज के अंदर गैलेक्टोज हो जाएगा। तो ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज इज इक्वल टू लैक्टोज। ओके, डाई भी हो गया।
पॉलीसेकेराइड पे आ जाते हैं। पॉली मीन्स मोर देन 10 शुगर यूनिट्स आर नोन एज पॉलीसेकेराइड्स। ओके, पॉलीसेकेराइड्स में भी सब डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस। कौन कौन सी? होमोपॉलीसेकेराइड एंड हेटेरोपॉलीसेकेराइड। होमो मीन्स सेम, हेटेरो मीन्स डिफरेंट डिफरेंट, है ना। तो होमो का मतलब हो गया, होमो पॉलीसेकेराइड में वो पॉलीमर पॉलीसेकेराइड आएंगे जो सेम शुगर यूनिट से मिलके बने होते हैं, यानी कि ऑल मोनोसेकेराइड यूनिट्स आर सेम इन होमो पॉलीसेकेराइड। इज इट ओके? समझ आ रहा है ना? तो यानी कि अगर ग्लूकोज 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 से मिलके बने हैं अगर कोई पॉलीसेकेराइड, उसको बोलेंगे पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, है ना। और अगर कोई फ्रक्टोज फ्रक्टोज से बना है तो पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज। तो अगर एक इस तरह से सेम शुगर यूनिट का पॉलीमर है तो उसको बोलेंगे हम होमो पॉलीसेकेराइड। वाहिल अगर कोई ग्लूकोज, गैलेक्टोज, मेनोज इस तरह से अलग अलग फ्रक्टोज और अलग अलग शुगर यूनिट अलग अलग मोनोसेकेराइड यूनिट से मिलके बनते हैं तो उनको बोलते हैं हम क्या? हेटेरोपॉलीसेकेराइड। सही है क्या? है ना। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा ना। एक और फॉर्म होती है म्यूकोपॉलीसेकेराइड की, है ना। म्यूकोपॉलीसेकेराइड इज अ स्पेशल फॉर्म ऑफ हेटेरोपॉलीसेकेराइड। है हेटेरो ही वो भी, लेकिन वो थोड़ा सा स्पेशल केस है। तो हेटेरोपॉलीसेकेराइड आ जाए तो भी लिखना म्यूकोपॉलीसेकेराइड है आपको, है ना। तो वैसे प्योर हेटेरोपॉलीसेकेराइड बताएं तो वो क्या होगा? अगर AgAr, है ना। लेकिन अगर केवल हेटेरोपॉलीसेकेराइड लिख दिया एग्जाम में तो आप म्यूकोपॉलीसेकेराइड भी लिख के आओगे साथ में, है ना। म्यूकोपॉलीसेकेराइड आ जाए एग्जाम में, चाहे GAGS, गैक्स गैक्स नाम से आ सकता है, हेटेरोग्लाइकेन्स नाम से आ सकता है, हेटेरोपॉलीसेकेराइड नाम से आ सकता है, और ग्लाइकोसोमाइनोग्लाइकेन्स नाम से भी आ सकता है। लिखना सब में म्यूकोपॉलीसेकेराइड ही होगा, किसी भी नाम से क्वेश्चन आए। क्या क्या नाम बता दिया हमने? हेटेरोपॉलीसेकेराइड, हेटेरोग्लाइकेन्स, म्यूकोपॉलीसेकेराइड, गैक्स एंड ग्लाइकोसोमाइनोग्लाइकेन्स। तो ये पांचों नाम में आंसर सेम आएगा, है ना। शॉर्ट नोट अगर इनका आएगा। इज इट ओके? चलो अपन होमोपॉलीसेकेराइड के एग्जांपल देख लेते हैं। क्या क्या होंगे? ग्लाइकोजन, स्टार्च, सेलुलोज, इनुलिन एंड डेक्स्ट्रिन, है ना। ये एग्जांपल याद रख लो, सफिशिएंट है। इनमें सारे ऑल आर पॉलीमर्स ऑफ ग्लूकोज। होमो है ना, क्योंकि सब तो सारे चाहे अपन ग्लाइकोजन की बात कर ले, चाहे स्टार्च की बात कर ले, चाहे सेलुलोज बोलो, चाहे डेक्स्ट्रिन बोलो, all are polymers of glucose except inulin because inulin is a polymer of fructose। अब यहाँ पे भी बच्चे एक गलती करते हैं, क्या? इनुलिन की जगह इंसुलिन लिख के आ जाते हैं, है ना। तो प्लीज एक एस का डिफरेंस है सिर्फ, लेकिन वो एक एस की वजह से आपका सारा आंसर गलत हो जाएगा ना। तो ये मिस्टेक मत करना। इंसुलिन इज डिफरेंट थिंग एंड इनुलिन इज डिफरेंट थिंग। क्यों? इनुलिन इज अ पॉलीसेकेराइड, इंसुलिन इज अ पेप्टाइड, प्रोटीन हो गया, वो अलग हो गया, दैट इज अ हार्मोन, है ना। तो कहने का मतलब है अपने को याद रखना है, स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज एंड डेक्स्ट्रिन आर पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज एंड इनुलिन इज अ पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज। ओके, चलो नेक्स्ट बात करते हैं अपन हेटेरोपॉलीसेकेराइड। अगर हो गया, उसका प्योर हेटेरोसेकेराइड इज अगर। लेकिन अगर आपसे बोला जाए हेटेरोसेकेराइड के एग्जांपल बताइए तो आप म्यूकोपॉलीसेकेराइड बता सकते हो, है ना। म्यूकोपॉलीसेकेराइड स्पेसिफिक अगर डेफिनेशन देना हो तो क्या होगा? पॉलीमर ऑफ डाइसेकेराइड। डाइसेकेराइड कौन से होते हैं अपने पास? माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, ये होते हैं। इनके पॉलीमर्स तो होते नहीं है। एक्चुअल में स्पेशल केस बोला था मैंने, आप कुछ हद तक सही हो लेकिन एग्जैक्ट सही नहीं हो। कहने का मतलब है म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स मींस पॉलीमर्स ऑफ डाइसेकेराइड डेरिवेटिव्स, है ना। ठीक है। कहने का मतलब इतना सा है कि जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज के डेरिवेटिव और अदर और कोई भी शुगर है मोनोसेकेराइड, उसके डेरिवेटिव मिलके पहले बनाएंगे डाइसेकेराइड, और फिर उनकी डाइसेकेराइड की रिपीटिंग अगर यूनिट्स डाइसेकेराइड को बार बार रिपीट कर देंगे तो क्या बन जाएंगे? वो म्यूकोपॉलीसेकेराइड। तो
एग्जाम्पल के लिए बताता हूं मैं, ग्लूकोज के दो डेरिवेटिव्स है ना, अमाइनो ऐड कर दे तो अमाइनो शुगर बोलते हैं उसको, है ना, और दूसरा हो जाता है यूरोनिक एसिड, उसी से बनता है ग्लूकोज से आगे यूरोनिक एसिड, है ना। सॉरी, बोथ आर डेरिवेटिव्स ऑफ ग्लूकोज, है ना, बोथ आर डेरिवेटिव्स ऑफ ग्लूकोज। ओके, तो ये दोनों पहले आपस में जुड़ के क्या बनाएंगे, डाइसेक्राइड, और फिर इनके पॉलीमर्स, इनकी रिपीट कर देंगे यूनिट्स, तो क्या हो जाएगा, पॉलीसेकेराइड, कौन सा वाला, म्यूकोपॉलीसेकेराइड बन जाएगा। ओके, एग्जाम्पल हाइलुरोनिक एसिड है, हिपेरिन, हिपेरिन सल्फेट, कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट, किरेटिन सल्फेट, है ना, डर्मेटिन सल्फेट, ये सब क्या है, म्यूकोपॉलीसेकेराइड। तो ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था कार्बोहाइड्रेट का, लेकिन अपन अब आते हैं प्रैक्टिकल पे, क्योंकि आप मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे 2 to 4 बायोकेमिस्ट्री लैब में आना होता है आपको प्रैक्टिकल के लिए, बायोकेमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स के लिए स्टार्ट करेंगे वहां पे अपन कार्बोहाइड्रेट प्रैक्टिकल्स, क्योंकि इंस्ट्रक्शंस तो मिल चुके हैं आपको लैब में क्या क्या ध्यान रखना होता है, मिल चुके हैं ना सब कुछ, तो अपन सारा कुछ फॉलो करते हुए प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे, है ना, 2 to 4। अब वहां पे आपको स्टार्टिंग करनी होगी किससे, टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट से, है ना। तो कार्बोहाइड्रेट का इंट्रोडक्शन इसीलिए मैंने आपको दोबारा से दिया है, ब्रीफ इंट्रोडक्शन। तो क्या क्या टेस्ट लगते हैं, कैसे क्या करना है वो बताता हूँ मैं आपको। देखो, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट है या कोई और सॉल्यूशन है उसका पता लगना, कोई भी सॉल्यूशन है तो पहले तो ये बताना लगाना पड़ेगा ना कि ये कार्बोहाइड्रेट है या कोई और है ना। तो इसलिए पहले अपन वो टेस्ट लेंगे जिससे अपने को पता लगे कि ये कार्बोहाइड्रेट है या ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है ना। सो दैट इज द ग्रुप टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट, उसको क्या बोलेंगे अपन, ग्रुप टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट। तो वो है मोलिस टेस्ट, नाम सुना होगा आपने 11th-12th में, है ना। तो मोलिस टेस्ट जो है दैट इज ऑल्सो नोन एज ग्रुप टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट। समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत, आवाज आ रही है पीछे तक, ओके। मोलिस टेस्ट में अगर मोलिस टेस्ट पॉजिटिव आता है इसका मतलब ये सॉल्यूशन क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, अगर नेगेटिव आता है मतलब कार्बोहाइड्रेट नहीं है। लेकिन एग्जैक्ट नहीं बोल सकते क्योंकि कुछ सब्सटेंस जो कार्बोहाइड्रेट नहीं है वो भी मिलते जुलते हैं तो वो भी पॉजिटिव रहते हैं, लेकिन अपन उनकी बात नहीं करेंगे, अपन सिंपल वे में बात करेंगे, कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है मोलिस टेस्ट बता देगा वो, ठीक है, क्लियर है ना। ये सब अपन पढ़ चुके हैं, सारा कुछ आता होगा आपको यहाँ से ना। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट इज मोलिस टेस्ट। लेकिन उससे पहले एक चीज और बताना चाहूंगा, अपन लैब में जो सॉल्यूशन जिनके साथ प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे कार्बोहाइड्रेट, वो कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट होंगे, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्पल पढ़े अपन ने अभी, लेकिन जो प्रैक्टिकल परफॉर्म करने में आएंगे अपने रूटीन में, वो एक तो ग्लूकोज का सॉल्यूशन मिलेगा आपको, फ्रक्टोज का मिलेगा, माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, तीनों डाइसेक्राइड मिलेंगे, और पॉलीसेक्राइड में आपको स्टार्च, डेक्स्ट्रीन और ग्लाइकोजन तीनों मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन आपको मिलेंगे लैब के अंदर, और इनके साथ आपको कार्बोहाइड्रेट के प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करने रहेंगे, ओके। तो मोलिस टेस्ट की बात कर रहे थे अपन, मोलिस टेस्ट के लिए जो रिएजेंट रिक्वायर्ड है वो कौन कौन से हैं, मोलिस रिएजेंट एंड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, है ना। मोलिस रिएजेंट एंड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की नीड होती है अपने को मोलिस टेस्ट परफॉर्म करने के लिए, है ना। इसमें प्रोसीजर देखते हैं पहले अपन, प्रोसीजर क्या क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टेक अ टेस्ट ट्यूब, सबसे पहले एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, देन एड 3 ml कार्बोहाइड्रेट सॉल्यूशन। जो भी सॉल्यूशन मिला हुआ है शुरू में तो अपने को पता होगा कि ये कार्बोहाइड्रेट है, इसलिए मोलिस टेस्ट पॉजिटिव आना है ये भी पता है, लेकिन करना क्या है, कैसे करना है वो अपन देख रहे हैं। तो सबसे पहले एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, उसमें 3 ml कार्बोहाइड्रेट सॉल्यूशन जो भी दिया हुआ है उसको ऐड करेंगे, और फिर उसमें 1 और 2 ड्रॉप ऐड करेंगे किसकी, मोलिस रिएजेंट की। जैसे अपन ने ऐड की उसको मिक्स किया, उसके बाद में उसको रख के 3 ml उसमें ऐड करेंगे क्या, सल्फ्यूरिक एसिड। अब सल्फ्यूरिक एसिड अभी तक तो अपन ने जो किया वो ठीक है, लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते टाइम बहुत ध्यान रखना होता है, केयरफुली ऐड करना है। कैसे करेंगे,
अभी यहाँ पे टेस्ट ट्यूब तो है नहीं, लेकिन उसको थोड़ा सा जो टेस्ट ट्यूब है उसको टिल्ट करेंगे, है ना। टिल्ट किया 45 डिग्री के आसपास। टिल्ट करने के बाद में अपने को सल्फ्यूरिक एसिड की बोतल से अलोंग द वॉल ऐड करना है ना, स्लोली स्लोली, मतलब एकदम से डालना नहीं है, स्लोली स्लोली उसके वॉल के थ्रू जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड और ऐड होगा किसमें, कार्बन। ऐसा क्यों किया, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, है ना। उसको एकदम से ऐड कर देंगे वाटर के साथ मिलके, फटाफट से कार्बोनेट के साथ मिलके फटाफट से बाहर निकल सकता है वो एकदम से, है ना। तो इसलिए ऐसी मिस्टेक नहीं करेंगे और अपन अलोंग द वॉल ऑफ द टेस्ट ट्यूब ऐड करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड को, है ना। तो जैसे अपन ऐड करेंगे तो वो क्या होगा, पूरी तरह से मिक्स नहीं होगा, फिर उसको अपन को मिक्स करना है। मिक्स किस तरह से करना है, मिक्स इस तरह से टेस्ट ट्यूब को दोनों पाम के बीच में रखेंगे और रोटेट करेंगे। ऐसा नहीं है, ऐसा मिक्स नहीं करना है ना। उसको रख के और उसको इस तरह से रोटेट करेंगे हम टेस्ट ट्यूब को, है ना। तो रोटेट करने के बाद अपने को क्या देखने को मिलेगा कि एक बीच में दो सॉल्यूशन हो गए ना, कार्बोहाइड्रेट सॉल्यूशन और दूसरा सल्फ्यूरिक एसिड, दोनों सॉल्यूशंस के बीच में, दोनों लिक्विड्स के बीच में एक रिंग देखने को मिलेगी, है ना। और वो रिंग का कलर होगा रेडिश वॉयलेट कलर, है ना। तो जंक्शन पे, दोनों लिक्विड के जंक्शन पे एक रिंग देखने को मिलेगी और उस ट्यूब वो, इसका मतलब क्या है कि अपना टेस्ट पॉजिटिव है। समझ आ गया। तो ये अपने को जो भी सॉल्यूशन मिलेंगे सबके साथ परफॉर्म करना है, ग्लूकोज के साथ, फ्रक्टोज के साथ, लैक्टोज के साथ, माल्टोज, सुक्रोज, स्टार्च, डेक्स्ट्रिन और ग्लाइकोजन, जो भी सॉल्यूशन मिलेंगे ना सबके साथ परफॉर्म करके देखना है, क्योंकि ऑल आर कार्बोहाइड्रेट, तो सभी क्या देंगे, पॉजिटिव देंगे। ओके, कर लेंगे परफॉर्म। इसका प्रिंसिपल देख लेते हैं एक बार। तो पॉलीसेकेराइड और डाइसेकेराइड, ये क्या, क्योंकि देखो तीनों मिलेंगे अपने को सॉल्यूशन, तीनों पॉजिटिव देंगे, चाहे वो मोनो हो, चाहे डाई हो, चाहे पोली हो, सभी क्या देंगे, पॉजिटिव देंगे। तो होगा क्या इसमें, जो पोली और डाई तो क्या होंगे, सल्फ्यूरिक एसिड जैसे उसमें ऐड करेंगे तो वो क्या होंगे, हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा उसका। हाइड्रोलाइसिस होने से क्या होंगे, वो मोनोसेकेराइड में कन्वर्ट हो जाएंगे। मोनोसेकेराइड में कन्वर्ट हो गए मतलब सभी क्या हो गए, अब सभी मोनोसेकेराइड हो गए, क्योंकि मोनो तो ऑलरेडी मोनो है। उसके अलावा डाई और पॉलीसेकेराइड भी किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, मोनोसेकेराइड में। और वो कन्वर्ट होने के बाद में ये सारे मोनोसेकेराइड हो गए, ये डिहाइड्रेटेड होंगे। क्यों, क्योंकि अपने पास क्या है, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है, तो वो डिहाइड्रेट होके एक नए डेरिवेटिव्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, जिसका डायग्राम बना हुआ है। इनको बोलेंगे फरफ्यूरल एंड हाइड्रोक्सी मेथिल फरफ्यूरल, इस तरह के कंपाउंड बना लेंगे ये, है ना। and these furfural compounds on getting reaction with alpha नेप्थोल of Molish, तो मोलिश रिएजेंट के अंदर एक अल्फा नेप्थोल नाम का कंपाउंड होता है, ये इसके साथ फर्फ्यूरल जैसे ही रिएक्ट करेंगे ये रेडिश वॉयलेट कलर की रिंग देंगे दोनों लिक्विड के जंक्शन पे। समझ आया, इसलिए वो रिंग पॉजिटिव आती है मोलिश रिएजेंट ऐड करने की वजह से। ओके, दिस इज द प्रिंसिपल फॉर मोलिश टेस्ट। तो एग्जाम में वाइवा में अगर पूछते हैं आपसे प्रिंसिपल ऑफ मोलिश, बता देंगे ना आंसर, ठीक है। तो रिजल्ट क्या मिलना है पता है, ऑल आर कार्बोहाइड्रेट्स, दैट्स व्हाई दे गिव पॉजिटिव मोलिश टेस्ट। तो जब रिकॉर्ड में, अभी आपको मैनुअल थोड़ी ना ली होगी आपने, तो जिसने ले ली वो अच्छी बात है, जिसने नहीं ली वो भी ले लेना। रिकॉर्ड में अभी लिखना नहीं है, आपको बता देंगे ऑलरेडी, वहां पे आओगे ना आप प्रैक्टिकल में तो वहां बता देंगे कैसे क्या नोट करना है। लेकिन जब भी ये टेबल बनाना है, ऑब्जर्वेशन टेबल, तो इसमें इस तरह से लिखना है, देयर आर 4 कॉलम्स, फर्स्ट सीरियल नंबर हो जाएगा, सेकंड पे एक्सपेरिमेंट, थर्ड ऑब्जर्वेशन एंड फोर्थ वन इज इन्फ्रेंस, है ना। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले आपको एक्सपेरिमेंट में लिखना होगा कि आपने कौन से सॉल्यूशन के साथ में परफॉर्म किया है। फिर ऑब्जर्वेशन में लिखना होगा कि परफॉर्म करने के बाद में क्या ऑब्जर्व किया है आपने, क्या आपको अपीयर देखने को मिला है ना। देन इन्फ्रेंस में लिखना है कि क्या, एक तरह से रिजल्ट से पहले वाला पॉइंट लिखना है कि क्या उससे, मतलब ऑब्जर्वेशन से क्या आप प्रूव करना चाहते हो, दैट इज, है ना। और लास्ट में रिजल्ट, फाइनली सबका कंबाइंड रिजल्ट लिखना होगा। ओके, इस तरह से परफॉर्म करना। सेकंड टेस्ट पे आ जाते हैं अपन, दैट इज आयोडीन टेस्ट, है ना। तो सेकंड टेस्ट में क्या होगा, आयोडीन टेस्ट परफॉर्म करना है। और आयोडीन टेस्ट क्या होता है, इट इज अ टेस्ट फॉर पॉलीसेकेराइड। किसके लिए होता है, पॉलीसेकेराइड, मतलब
जो पॉजिटिव दे रहे हैं वो क्या है, पॉलीसेकेराइड, जो नेगेटिव दे रहे हैं वो क्या है, मोनो और डाई हो सकते हैं। क्योंकि पहले अपन ने मोलिश करके पता तो कर लिया कि कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन वो पोली है या नहीं है ये पता करेगा कौन, आयोडीन टेस्ट। ठीक है, तो आयोडीन टेस्ट बहुत इजी टेस्ट है, सिंपल सिंपल, इसमें कोई कुछ नहीं करना आपको। रिएजेंट में भी केवल आयोडीन रिएजेंट होता है, पोटेशियम आयोडाइड होता है वो। और उसमें करना क्या है, वही 3 ml कार्बोहाइड्रेट सॉल्यूशन लेना है टेस्ट ट्यूब के अंदर, और 1 और 2 ड्रॉप ऐड करनी है आयोडीन की। 1 ड्रॉप ही सफिशिएंट होती है वैसे तो। ऐड करते ही फिर उसको मिक्स करना है, हीट करना है और देन कूल करना है। तो बताता हूँ, जैसे आप पहले तो आयोडीन ऐड करेंगे उसमें तो उसका कलर चेंज हो जाएगा। कैसा हो जाएगा उसका कलर, ब्लू पर्पल इस तरह का कलर हो जाएगा, है ना। तो ये कलर जो है वो कलर भी अलग अलग सब्सटेंस का अलग अलग हो सकता है। यानी कि स्टार्च अगर है तो ब्लू कलर होगा, क्योंकि स्टार्च, डेक्स्ट्रीन और ग्लाइकोजन तीनों के साथ परफॉर्म करते हैं और तीनों ही पॉलीसेकेराइड, तीनों ही पॉजिटिव देंगे। तो स्टार्च के केस में तो कलर कौन सा आता है, ब्लू कलर आता है। डेक्स्ट्रीन के केस में कैसा आता है, रेडिश पर्पल। और ग्लाइकोजन के केस में आता है रेडिश ब्राउन। तो इस तरह से 3 कलर देखने को, लेकिन कलर आया इसका मतलब क्या है, पॉलीसेकेराइड। अगर वहीं अगर अपन डाइसेकेराइड के साथ करते हैं या मोनोसेकेराइड के साथ परफॉर्म करते हैं, 3 ml सॉल्यूशन लेके 1 और 2 ड्रॉप आयोडीन की ऐड करते हैं, तो ये कलर अपीयर नहीं होते। ओके, लेकिन ये कलर अपने को पता लग गया यहाँ पे कि पॉलीसेकेराइड, लेकिन फिर भी पता करेंगे एग्जैक्ट कलर के अकॉर्डिंग भी कई बार डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, ब्लू है या पर्पल है, मिलते जुलते होते। तो गर्ल्स तो समझती है, लेकिन बॉयज को तो सब एक जैसे लगता है। सही बोल रहा हूँ ना। तो कहने का मतलब ये है, फिर उसको कैसे पता करेंगे देखते हैं, है ना। तो मिक्स करने के बाद कलर आ गया, और कलर आने के बाद में फिर उसको हीट करेंगे अपन, है ना। तो हीट करने के बाद में क्या होगा, वो कलर जो है वो क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा, है ना। वापस सॉल्यूशन का कलर रह जाएगा, सिंपल। वो कलर जो आया था वो डिसअपियर हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे उसको रख देंगे, थोड़ी देर ठंडा हो जाएगा वो, कूलिंग होने के बाद में वो कलर रीअपियर भी हो जाता है ना। रीअपियर भी हो सकता है, ठीक है। तो आप क्या देखेंगे, ऑब्जर्वेशन टेबल बनाएंगे इस तरह से, वही एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन एंड इन्फ्रेंस। तो अपन मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड से करते हैं जब परफॉर्म, तो क्या ऑब्जर्वेशन में क्या लिखेंगे, नो कलर ऑब्जर्व, क्योंकि कुछ नहीं होगा, पता ही नहीं लगेगा। लेकिन जब आप करते हो किसके साथ, स्टार्च के साथ और डेक्स्ट्रिन के साथ, तो क्या होगा, कलर अपीयर होगा, है ना। और जब हीट करेंगे तो वो डिसअपियर भी होगा। और जब कूल करोगे तो क्या देखने को मिलेगा, स्टार्च के केस में कलर रीअपियर होगा, लेकिन डेक्स्ट्रीन के केस में कलर रीअपियर नहीं होगा। ये चीज ध्यान रखना, है ना। ये पूरा लिखना पड़ेगा अपने को ऑब्जर्वेशन में। तो स्टार्च के केस में कलर रीअपियर हो रहा है और डेक्स्ट्रिन के केस में कलर रीअपियर नहीं हो रहा है, उसका क्या रीजन है। चलो प्रिंसिपल देखते हैं। द टेस्ट डिपेंड्स अपॉन द प्रॉपर्टी ऑफ एडजॉर्प्शन। दो चीजें होती है देखो, एक एब्जॉर्प्शन होता है, एक एडजॉर्प्शन होता है, दोनों चीजें अलग अलग। एब्जॉर्प्शन मीन्स पूरा इंटरनली एब्जॉर्ब हो जाना, और एडजॉर्प्शन मीन्स एडी, एडजॉर्प्शन मीन्स ओनली सरफेस, सरफेस के ऊपर, है ना, सरफेस सरफेस पे, सुपरफिशियली। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन। तो यहाँ पे क्या है प्रिंसिपल, एडजॉर्प्शन, है ना, प्रॉपर्टी ऑफ एडजॉर्प्शन। तो पॉलीसेकेराइड के पास एडजॉर्प्शन की प्रॉपर्टी होती है, दैट्स व्हाई द लार्ज पॉलीसेकेराइड मॉलिक्यूल। अब मैं आपको आपने पढ़ भी चुके हो, डेक्स्ट्रीन और स्टार्च में डिफरेंस क्या है, लार्ज क्या है दोनों में से, स्टार्च और डेक्स्ट्रीन। स्टार्च, स्टार्च इज द लार्ज कंपाउंड, है ना। स्टार्च के फिर ब्रेक डाउन से डेक्स्ट्रीन बनता है, तो स्टार्च तो बड़ा हुआ ना, और उसके ब्रेक डाउन हो जाने के बाद छोटे बने, छोटे स्टार्च को बोलते हैं डेक्स्ट्रीन, है ना। तो आपको पता लग गया कि भाई डेक्स्ट्रीन बड़ा है या स्टार्च बड़ा है। तो स्टार्च जो बड़ा है, जो लार्ज है, वो क्या देगा, पॉजिटिव, मतलब कलर रीअपियर करेगा। और जो स्मॉल है वो क्या, कलर रीअपियर नहीं होता। उसका रीजन क्या है, वो रीजन देखते हैं अपन, है ना।
तो लार्ज पॉलीसेकेराइड मॉलिक्यूल यानी कि स्टार्च एड्सॉर्ब द स्मॉलर आयोडीन मॉलिक्यूल, तो जो आयोडीन रिएजेंट ऐड किया ना, तो स्मॉल आयोडीन रिएजेंट मॉलिक्यूल्स को वो एड्सॉर्ब कर लेते हैं अपनी सरफेस पे और एक इल डिफाइंड केमिकल नेचर वाला बना देंगे सब्सटेंस। मतलब पूरी तरह से आप बोल नहीं सकते कि ये कोवलेंट बॉन्ड्स है, ये सिर्फ सुपरफिशियल बॉन्ड्स की फॉर्म में नया कंपाउंड बना लेंगे। तो स्टार्च भी कर लेगा, डेक्सट्रीन भी कर लेगा, ग्लाइकोजन भी कर लेगा एड्जॉर्प्शन, क्योंकि तीनों रखते हैं। तो तीनों के केस में कॉम्प्लेक्स बन जाएंगे इल डिफाइंड नेचर वाले, है ना। तो स्टार्च के केस में ब्लू कलर आ जाएगा, रेडिश पर्पल आ जाएगा डेक्सट्रीन के केस में, एंड ग्लाइकोजन के केस में आ जाएगा, सॉरी ग्लाइकोजन के केस में आएगा रेडिश ब्राउन, है ना, ठीक है। तो द प्रॉपर्टी ऑफ एड्जॉर्प्शन डिक्रीजेज ऑन हीटिंग, तो जैसे जैसे फिर उसके बाद हीट करते हैं ना अपन, तो एड्जॉर्प्शन की प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है ना, डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो क्या होगा, जैसे हीट करते हैं तो वो एड्जॉर्प्शन खत्म, जो बॉन्ड बन रहे थे वो खत्म, तो वापस वो अलग अलग हो जाएंगे, समझ गए ना। इस वजह से जो कलर आ रहा था ना, वो कलर डिसअपीयर हो जाता है। लेकिन फिर उसके बाद जैसे उसको अपन कूल करते हैं तो क्या होता है कि जो बड़े मॉलिक्यूल्स है उनमें तो वो वापस ऐड हो जाता है, क्योंकि एड्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी वापस आ जाती है। लेकिन डेक्सट्रीन के केस में क्या होता है, वो स्मॉल मॉलिक्यूल है, इसलिए वो प्रॉपर्टी है एड्जॉर्प्शन की, वो वापस नहीं आती है। ओके, दैट्स व्हाई इन द केस ऑफ डेक्सट्रीन कलर डजंट रीअपीयर। ओके, द नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट इज बेनेडिक्ट टेस्ट। बेनेडिक्ट टेस्ट किसके लिए करते हैं, फॉर रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट, है ना। तो रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट की अगर अपन बात करें तो रिड्यूसिंग क्या होते हैं, नॉन रिड्यूसिंग क्या होते हैं, पहले ये पता होगा तभी तो आगे का कर पाएंगे अपन कंफर्म। वेरी गुड। तो रिड्यूसिंग कंपाउंड जो होते हैं वो सामने वाले का क्या कर देंगे, रिडक्शन, और अपना खुद का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। सिंपल, वो रिड्यूसिंग हो गए, और जो इसका अपोजिट कर दे वो नॉन रिड्यूसिंग हो गए। समझ आया ना। तो रिड्यूसिंग कंपाउंड्स आर दोज हु reduce the other substances and self oxidized। तो बेनेडिक्ट टेस्ट की बात करते हैं, जो बेनेडिक्ट टेस्ट पॉजिटिव दे देगा वो क्या होगा, रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग, रिड्यूसिंग होगा। बेटा आप दोनों को क्या दिक्कत है, जिम्मेदारी बाहर जाना। ओके, तो जो पॉजिटिव देगा बेनेडिक्ट टेस्ट वो क्या होगा, रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट, जो नेगेटिव देगा वो क्या होगा, नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट। रिएजेंट क्या चाहिए, बेनेडिक्ट रिएजेंट चाहिए, लेकिन बेनेडिक्ट रिएजेंट नाम से काम नहीं चलेगा, इसके कंपोनेंट्स पता होना चाहिए, मेन नेम से उसका कितनी कितनी क्वांटिटी ले रहे हैं ये अपने को याद नहीं करना है, अपने को सिर्फ नेम पता होना चाहिए कि ये कंपोनेंट्स है बेनेडिक्ट रिएजेंट के। क्या क्या है देख लेते हैं। कॉपर सल्फेट, है ना, CuSO4, कॉपर सल्फेट, सोडियम सिट्रेट, सोडियम कार्बोनेट एंड एनहाइड्रस वाटर, ये चारों चीजें से मिलकर बनाते हैं अपन किसको, बेनेडिक्ट रिएजेंट को। इन सब का अपना अपना काम है, वो बात करेंगे अपन। उससे पहले प्रोसीजर देख लेते हैं। प्रोसीजर वही, सबसे पहले टेक अ टेस्ट ट्यूब, एड 5 ml बेनेडिक्ट रिएजेंट, ठीक है ना। तो बेनेडिक्ट रिएजेंट ले लिया सबसे पहले अपन ने टेस्ट ट्यूब में, सॉल्यूशन नहीं लिया, सबसे पहले रिएजेंट ले लिया। देन उसमें 8 ड्रॉप ऐड करेंगे किसकी, कार्बोहाइड्रेट की। 8 ड्रॉप्स इज अप्रोक्सीमेटली सिमिलर टू 1 ml, है ना। तो लगभग 1 ml के आसपास होगी ये क्या, 8 ड्रॉप्स। ओके, 1 ml के अप्रोक्स अपने को ऐड करना है कार्बोहाइड्रेट सॉल्यूशन, उसको मिक्स करेंगे, देन बॉईल करेंगे कितने टाइम के लिए, फॉर ओनली 2 मिनट्स, है ना। तो 2 मिनट के लिए अपन ने उसको बॉईल किया, तो फिर क्या देखने को मिलेगा, अपने को देखने को मिलेगा जो कलर है सॉल्यूशन, वैसे बेनेडिक्ट रिएजेंट जो होता है वो ब्लू कलर का होता है ना। तो लेकिन जब उसको अपन बॉईल करेंगे 2 मिनट्स के लिए, तो उसका कलर, सॉल्यूशन का कलर कैसा हो जाएगा, ग्रीन, येलो
ऑरेंज और रेड, कोई सा भी कलर हो सकता है चारों में से, है ना, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। इसका प्रेसिपिटेशन देखने को मिलता है अपने को, समझ में आ गया? इसका मतलब अगर ये चारों कलर में से कोई भी प्रेसिपिटेशन आ जाता है, इसका मतलब क्या है? द गिवन सॉल्यूशन इज रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट। अगर कलर नहीं आता है, इसका मतलब नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। ओके, प्रिंसिपल देख लेते हैं इसका अपन। द प्रिंसिपल, ये छोड़ो, फेलिंग वेलिंग टेस्ट तो अपन पढ़ते नहीं है, डायरेक्ट याद रखो, कॉपर सल्फेट हाइड्रोलाइजेस टू फॉर्म क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड, है ना। तो कॉपर सल्फेट का जब हाइड्रोलाइसिस होता है तो क्या हो जाता है, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड में। ओके, विच इज रिड्यूस टू क्यूप्रस ऑक्साइड। और फिर क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड भी किस में कन्वर्ट हो जाता है, किस में रिड्यूस हो जाता है? क्यूप्रस ऑक्साइड में। तो कॉपर सल्फेट में क्यूप्रस की, कॉपर की कौन सी फॉर्म थी? क्यूप्रिक और क्यूप्रस? कॉपर सल्फेट क्यूप्रिक फॉर्म, क्यूप्रिक, है ना। एंड फिर जब रिड्यूस होने के बाद क्यूप्रस ऑक्साइड बनता है तो क्यूप्रस, है ना, क्यूप्रस ऑक्साइड। ठीक है, तो क्यूप्रिक फॉर्म इज कन्वर्टेड इनटू क्यूप्रस, मींस क्या हुआ? रिडक्शन हो गया ना। तो रिडक्शन हुआ है किसका? कॉपर सल्फेट के कॉपर का। इसका मतलब किसको ऐड करने पे हुआ है? सॉल्यूशन को ऐड करने। इसका मतलब वो सॉल्यूशन क्या था? रिड्यूसिंग। समझ में आ गया ना? तो इसका मतलब ये क्या है? बेनेडिक्ट टेस्ट पॉजिटिव है। इसमें और आगे देखते हैं, अपने प्रेसिपिटेशन भी मिल रहा था, तो प्रेसिपिटेशन कैसे आता है वो देखते हैं। इन बेनेडिक्ट टेस्ट एल्केलाइन मीडियम इज प्रोवाइडेड बाय सोडियम कार्बोनेट। तो इस एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट याद रखने वाली है, क्या? कि जो मीडियम चाहिए इसके लिए, बेनेडिक्ट टेस्ट के लिए, ये जो क्यूप्रिक फॉर्म क्यूप्रस में कन्वर्ट हो रही है, इसके लिए चाहिए अपने को एल्केलाइन मीडियम। कौन सा मीडियम चाहिए? एल्केलाइन मीडियम। एल्केलाइन मीडियम नहीं होगा तो ये नहीं हो पाएगा टेस्ट, है ना। तो एल्केलाइन मीडियम कौन प्रोवाइड करता है? एग्जैक्टली, है ना, सोडियम कार्बोनेट। और तीसरी चीज, एक और चीज की जरूरत पड़ रही थी, क्या? सोडियम सिट्रेट। वो किसका काम क्या है? प्रेसिपिटेट करना। सिट्रेट का काम होता है प्रेसिपिटेशन, है ना। तो सोडियम सिट्रेट जो है वो प्रेसिपिटेट करने का काम करता है, इसीलिए अपने को ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड कलर के प्रेसिपिटेशन देखने को मिलता है सॉल्यूशन का। समझ गया ना? सबके कंपोनेंट के काम समझ में आ गए। कॉपर सल्फेट का तो क्योंकि रिडक्शन होना है उसके कॉपर का, है ना। सोडियम कार्बोनेट क्योंकि अल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करना, सोडियम सिट्रेट बिकॉज प्रेसिपिटेशन बनाना है। तो इसलिए ये तीनों कंपोनेंट बेनेडिक्ट टेस्ट में प्रेजेंट होते हैं। इस तरह से टेबल बना देंगे ना। तो पॉजिटिव कौन देगा, नेगेटिव कौन देगा, ये तो पता करो। कौन कौन से होते हैं रिड्यूसिंग? मोनोसेक्राइड। ऑल मोनोसेक्राइड्स आर रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट, यानी कि जो भी मोनोसेक्राइड होगा, यानी कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज, वो क्या देंगे? पॉजिटिव बेनेडिक्ट देंगे। वाइल ऑल पॉलीसेक्राइड्स आर नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट, वो नेगेटिव देंगे बेनेडिक्ट टेस्ट। ओके, अब बचता है कौन? डाइसेक्राइड। तो डाइसेक्राइड में कुछ चेंजेस है क्या? अपने पास देर आर थ्री डाइसेक्राइड्स ना, तो उसमें से माल्टोज और लैक्टोज बोथ आर रिड्यूसिंग वाइल सुक्रोज इज नॉन रिड्यूसिंग। ये आप पढ़ चुके हो थ्योरी में, क्यों है वो, है ना। तो सुक्रोज जो है वो नेगेटिव बेनेडिक्ट देगा, पॉलीसेक्राइड भी नेगेटिव बेनेडिक्ट देंगे, वाइल मोनोसेक्राइड एंड माल्टोज लैक्टोज गिव्स पॉजिटिव बेनेडिक्ट टेस्ट। अब इसमें कुछ एक पॉइंट और स्पेशल है, क्या? बेनेडिक्ट टेस्ट को हम बोलते हैं सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट। अब ये सेमी क्वांटिटेटिव क्यों बोला है इसको? क्योंकि देखो, ऑल टेस्ट जो अपन ने अभी परफॉर्म कर रहे हैं, ऑल आर क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में डिफरेंस क्या है? एनीवन, कोई बताना चाहेगा? देखो क्वालिटेटिव, कोई बता रहा है क्या? बेटा खड़े होके बताइए ताकि बाकी लोग भी सुन पाए। व्हाट्स योर नेम? अरु, बताइए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड।
तो समझ में आ गया आपको? क्वालिटेटिव मीन्स पॉजिटिव है या नेगेटिव है या प्रेजेंट है या एब्सेंट है, सिर्फ इतना बता सकता है कौन? क्वालिटेटिव टेस्ट। लेकिन क्वांटिटेटिव का मतलब एग्जैक्ट कितनी क्वांटिटी में है, रीडिंग बताएगा एग्जैक्ट, है ना, दैट इज क्वांटिटेटिव। लेकिन बीच की चीज आ गई तो सेमी क्वांटिटेटिव। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आप एक रेंज बता सकते हो, इतनी रेंज में एग्जैक्ट नहीं बता पाओगे, है ना। तो ये बेनेडिक्ट टेस्ट में यही है, मैंने बताया आपको 4 कलर आ सकते हैं प्रेसिपिटेशन, 4 कलर का हो सकता, कौन कौन से? ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, बार बार बताया मैंने। विप ग्योर का ग्योर याद रख लो, है ना। तो इसके अकॉर्डिंग क्या, अगर ग्रीन कलर का प्रेसिपिटेशन है, इसका मतलब आपने जो शुगर, ग्लूकोज सॉल्यूशन, जो भी कार्बोहाइड्रेट सॉल्यूशन मिला है, वो कितनी कंसंट्रेशन का मिला है? 0.1 to 0.5 ग्राम पर डेसीलीटर। लेकिन येलो कलर आ रहा है, इसका मतलब 0.6 to 1 ग्राम पर डेसीलीटर। ऑरेंज कलर आ रहा है मीन्स 1.1 to 2 ग्राम पर डेसीलीटर। रेड कलर आ रहा है, इट मीन्स मोर देन 2 ग्राम पर डेसीलीटर है गिवन सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन। ओके। और ये बेनेडिक्ट टेस्ट अब तो खैर काफी एडवांस हो गया, इसलिए अब तो यूज बहुत कम करते हैं, लेकिन फिर भी कई जगह पे छोटी मोटी लैब्स में अभी भी ये काम में आता है। बेनेडिक्ट टेस्ट के थ्रू बताते हैं कि कितना भाई शुगर प्रेजेंट है या नहीं है ना, और कितने अमाउंट में रेंज बता सकते हैं। तो डायबिटीज मेलाइटस की स्क्रीनिंग में यूज होता है ये। नेक्स्ट टेस्ट इज बारफोर्ड टेस्ट। द फोर्थ वन इज बारफोर्ड टेस्ट, है ना। बारफोर्ड टेस्ट क्या है? बारफोर्ड किसके लिए करते हैं? ये भी रिड्यूसिंग के लिए करते हैं, लेकिन रिड्यूसिंग तो पढ़ चुके हैं अपन। तो बारफोर्ड टेस्ट जो है वो क्या बताता है? स्ट्रोंगर रिड्यूसिंग का, है ना। तो जो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग कंपाउंड्स होंगे वो पॉजिटिव देंगे बारफोर्ड, जो पुअर रिड्यूसिंग कंपाउंड होंगे वो नेगेटिव देंगे। लेकिन स्ट्रॉन्ग और पुअर अभी आया अपने पास, उसके पहले सिर्फ रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग था। तो वो बेनेडिक्ट बताएगा कि रिड्यूसिंग है या नॉन रिड्यूसिंग। लेकिन रिड्यूसिंग में भी कौन सा पावरफुल है और कौन सा वीक है वो बताएगा बारफोर्ड टेस्ट। ठीक है। तो अपने पास पहले तो ये बताओ मुझे क्या कि रिड्यूसिंग कौन कौन से थे? मोनोसेक्राइड्स आर रिड्यूसिंग एंड डाइसेक्राइड में माल्टोज एंड लैक्टोज आर रिड्यूसिंग। तो मैं आंसर बता देता हूँ। मोनोसेक्राइड जो है वो स्ट्रोंगर रिड्यूसिंग कंपाउंड्स है, while maltose and lactose are weak reducing compound। तो पॉजिटिव कौन देगा बारफोर्ड? मोनोसेक्राइड, जबकि डाइसेक्राइड, माल्टोज, लैक्टोज नेगेटिव देंगे। ठीक है, ये तो पता लग गया अपने को, लेकिन इसमें करना क्या है तो बताता हूँ। पहले तो बारफोर्ड रिएजेंट में दो चीजें चाहिए, दो कंपोनेंट है, कॉपर एसीटेट एंड ग्लेशियल एसिटिक एसिड, है ना। समझ में तो आ रहा है ना। चलो प्रोसीजर देख लेते हैं। 3 ml बारफोर्ड रिएजेंट, 1 ml कार्बोहाइड्रेट सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब, है ना। तो टेस्ट ट्यूब ली, उसमें 3 ml अपन ने क्या ले लिया? बारफोर्ड रिएजेंट ले लिया, एंड 1 ml अप्रोक्सीमेट ले लिया अपन ने कार्बोहाइड्रेट सॉल्यूशन। देन डिफरेंस याद रखना, बेनेडिक्ट से वहां 2 मिनट के लिए बॉईल कर रहे थे, यहाँ 30 सेकेंड के लिए कर रहे हैं ओनली। और 30 सेकेंड बॉईल करने के बाद उसको कूल करने के लिए भी रख रहे हैं, है ना। तो कूल करने के लिए रखेंगे टेस्ट ट्यूब को रेक में, फिर क्या पता लगेगा अपने को? रेड प्रेसिपिटेट एट द बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब। इसमें कोई 4 कलर नहीं आएंगे, इसमें प्रेसिपिटेशन बॉटम पे, उसमें पूरा सॉल्यूशन का प्रेसिपिटेशन और पूरे सॉल्यूशन का कलर चेंज हो रहा था। इसमें पूरे सॉल्यूशन का कलर चेंज नहीं होगा, सिर्फ बॉटम पे रेड कलर का प्रेसिपिटेशन हल्का फुल्का देखने को मिलेगा, डॉट टाइप, है ना। तो वो इसका मतलब बारफोर्ड टेस्ट पॉजिटिव है। अगर वो नहीं आया रेड कलर का प्रेसिपिटेशन, इसका मतलब नेगेटिव है। इज इट क्लियर? तो मोनोसेक्राइड के केस में रेड प्रेसिपिटेशन देखने को मिलता है, डाइसेक्राइड, माल्टोज, लैक्टोज के केस में नहीं मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। ओके। प्रिंसिपल क्या है इसका? तो सबसे पहले तो बेनेडिक्ट टेस्ट से डिफरेंस ये है, उसमें कौन सा मीडियम यूज कर रहे थे अपन, और यहाँ पे देखो वहां पे अपन सोडियम कार्बोनेट यूज कर रहे थे, यहाँ क्या यूज कर रहे हैं? ग्लेशियल एसिटिक एसिड। तो एसिड तो क्या है? एसिडिक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेगा, वहां एल्केलाइन था तो एल्केलाइन एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता था। तो यहाँ एसिड एनवायरनमेंट में रिड्यूसिंग करवा रहे हैं, अब वो रिड्यूसिंग तो पॉसिबल है नहीं, तो जो पावरफुल होगा वो तो कर देगा रिड्यूसिंग, लेकिन जो वीक होंगे वो रिड्यूस नहीं कर पाएंगे एसिड एनवायरनमेंट की वजह से।
समझ में आ गया ना, क्योंकि भाई फेवरेबल कंडीशन एल्केलाइन मीडियम है तो उसमें तो इजीली कोई भी कर देगा रिड्यूस, जो रिड्यूसिंग होगा, लेकिन जब अनफेवरेबल कंडीशन उनमें जो पावरफुल होगा सिर्फ वही रिड्यूस कर पाएगा। पावरफुल रिड्यूसिंग कौन है? मोनोसेक्राइड, दैट्स व्हाई दे गिव पॉजिटिव बारफोर्ड टेस्ट। ओके, समझ में आ गया ना? तो इस तरह से बना दोगे टेबल, है ना? तो मोनो के साथ करना है एक, और डाई के साथ भी करना है, और पोली के साथ भी एक के साथ करके देख लेना। प्रिकॉशंस भी है इसमें कुछ। क्या प्रिकॉशंस है? 30 सेकंड से ज्यादा बॉईल मत करना इस टेस्ट में। क्यों? क्योंकि 30 से ज्यादा करोगे ना तो फिर क्या होगा भाई, पॉलीसेकेराइड ले लिया आपने और आप उसके साथ बारकोड टेस्ट करने देना तो नेगेटिव चाहिए, लेकिन आप उसको कंटिन्यूस बॉईल कर रहे हो, या डाइसेक्राइड ले लिया, सुक्रोज ले लिया, कंटिन्यूस बॉईल कर रहे हो, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा, टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, इसमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। तो ग्लूकोज तो पॉजिटिव, दोनों मोनोसेकेराइड तो पॉजिटिव देंगे ना, तो इसलिए अगर 30 सेकंड से ज्यादा बॉईल करोगे तो वो पॉजिटिव दे देगा, फॉल्स पॉजिटिव। समझ गए ना? इसके अलावा क्लोराइड आयंस इंटरफेयर करते हैं इस टेस्ट को, है ना? इसलिए कोई भी क्लोराइड सॉल्यूशन वाले के साथ इसको परफॉर्म नहीं करना है, वरना रिजल्ट सही नहीं आएगा। अब एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बेनेडिक्ट एंड बारफोर्ड टेस्ट, है ना? ये एग्जामिनर बहुत ज्यादा पूछते हैं वाइवा के अंदर, और कभी कभी प्रैक्टिकल एग्जाम वगैरह जो भी होते हैं आपके, उनमें भी थ्योरी में भी दे देते हैं, है ना? डिफरेंस, तो डिफरेंस याद रखना है क्या क्या दोनों पढ़े अपन ने अभी। तो सबसे पहले बेनेडिक्ट टेस्ट किसके लिए करते हैं? रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट, एंड बारफोर्ड स्ट्रांगली रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट, पॉजिटिव देंगे। ठीक है, फर्स्ट डिफरेंस हो गया। सेकंड डिफरेंस क्या हो गया? एग्जाम्पल, है ना? बेनेडिक्ट टेस्ट कौन कौन पॉजिटिव देंगे? मोनोसेकेराइड्स और डाइसेकेराइड में लैक्टोज एंड माल्टोज। बारफोर्ड कौन पॉजिटिव देंगे? ओनली मोनोसेकेराइड, है ना? नेक्स्ट, बेनेडिक्ट इज अ सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट, जबकि बारफोर्ड प्योरली क्वालिटेटिव है। ठीक है। नेक्स्ट, बेनेडिक्ट के लिए कौन सा एनवायरनमेंट चाहिए? मीडियम, एल्केलाइन मीडियम, और उसके लिए बारफोर्ड के लिए एसिड मीडियम, है ना? नेक्स्ट, बेनेडिक्ट के अंदर मैंने क्या बताया, पूरा कलर चेंज हो जाएगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा, पूरा सॉल्यूशन का कलर चेंज हो जाएगा, है ना? ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। लेकिन उसके बारफोर्ड के अंदर पूरा सॉल्यूशन का कलर चेंज होगा, सिर्फ बॉटम पे एक रेड कलर का प्रेसिपिटेशन देखने को मिलता है। बेनेडिक्ट के अंदर हीट बॉईल कितने टाइम के लिए करते हैं? 4 2 मिनट, बारफोर्ड में 430 सेकेंड ओनली। ठीक है। देन बेनेडिक्ट के अंदर ही बॉईल करोगे 2 मिनट्स के लिए, बॉईल करते करते कलर पूरा सॉल्यूशन का चेंज हो जाएगा। लेकिन बारफोर्ड के अंदर बॉईल करने पे चेंज नहीं होगा, बॉईल करके उसको रख दोगे, ठंडा हो जाएगा, तब पीपीटी आती है, तब प्रेसिपिटेशन देखने को मिलता है। समझ आया? ठीक है, तो ये थे आपके टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट के अंदर कौन कौन से, मोलिश, आयोडीन, बेनेडिक्ट एंड बारफोर्ड। आई होप समझ में आया होगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्लास में फ्राइडे को 3 to 4 पढ़ेंगे, कौन से? सेलिवनोव इन्वर्जन, ओसाजोन, है ना?